दोस्तों अगस्त 2021 में खबर आई कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने अफगानिस्तान से कंप्लीटली विथड्रॉ कर लिया है। ये प्रॉमिस सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ने किया था, लेकिन पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही हो पाया। 2001 में अफगानिस्तान के इन्वेजन के 20 साल बाद यूएस आर्म्ड फोर्सेस फाइनली अफगानिस्तान को अपने उस हाल से बदतर छोड़ के निकल गई जिसमें उन्होंने उसे पाया था। दोस्तों यूएसए ने मिलिट्री इन्वेजन्स को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी का वन ऑफ द मेन टूल्स बनाए रखा है। लेकिन यूएस के कोवर्ट या ओवर्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस में इस्लामिक नेशंस का नाम अलग से चमकता है। आज का यूएस जो ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया, चाइना और अमेरिका फर्स्ट के फोकस के साथ दिखाई पड़ता है, हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत लंबे समय तक इंडिया तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं था। कोल्ड वॉर के जमाने से ही इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, यमन, सीरिया और टर्की जैसे देश यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का फोकस बने रहे, या फिर शायद ये कहना सही होगा कि ये देश यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का शिकार हुए हैं। आज इनमें से ज्यादातर नेशंस की बुरी हालत के लिए यूएसए ही जिम्मेदार है। इस्लामिक नेशंस के साथ यूएस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लव हेट रिलेशनशिप है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्यार, एक्साइटमेंट और धोखे से भरी यूएस और इस्लामिक नेशंस की रिलेशनशिप, जिसमें किसी भी रिलेशनशिप की तरह बहुत से ब्रेकअप्स और पैचअप्स, पावर ट्रिप्स और ईगो ट्रिप्स देखने को मिलते हैं। जानेंगे क्या है वो वजह जिनने यूएस को इस्लामिक नेशंस के साथ लंबे समय तक इन्वॉल्व रखा है। इस वीडियो के थ्रू आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के कड़वे सच के बारे में भी पता चलेगा। आपको दिखाएंगे कि ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जेनरोसिटी और फ्रेंडशिप जैसी वैल्यूज जिनका चैंपियन दुनिया के सामने अक्सर यूएस बन के खड़ा होता है, इनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में कोई जगह नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की रेलेवेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है दो थीम से, कोल्ड वॉर एंड क्रूड ऑयल। बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो मेजर सुपर पावर्स बची थी, इंपीरियल जापान को हराने वाला यूएसए और नाजी जर्मनी को हराने वाला यूएसएसआर। डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म जैसी ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज पर बेस्ड होने के कारण इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कोऑपरेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इनकी राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि कोई डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग की जगह रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू ये दोनों कंट्रीज अपने इन्फ्लुएंस को बनाने में लगी रही। इस दौरान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पर बेस्ड थी, जिसके अनुसार दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी को खतरा दुनिया भर की डेमोक्रेसी के खतरे के बराबर था। इसकी एग्जैक्ट सोशलिस्ट काउंटरपार्ट यूएसएसआर में ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन थी। ये दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर को परपेचुएट करने के इंस्ट्रूमेंट्स बनी। कोल्ड वॉर बहुत से फ्रंट्स पर लड़ा गया, जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल का बिल्डअप, कन्वेंशनल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, एस्पेनाज, एम्बार्गोज या सैंक्शंस, स्पोर्ट्स इवेंट्स में राइवलरी और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशंस जैसे कि स्पेस रेस। कोल्ड वॉर का एक मेजर कॉन्टेस्ट क्रूड ऑयल पर कंट्रोल को लेकर भी हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हाईली स्किल्ड पेट्रोलियम इंजीनियर्स प्रोवाइड किए थे। साथ ही 1928 के रेड लाइन एग्रीमेंट और 1944 के एंग्लो अमेरिकन पेट्रोलियम एग्रीमेंट के थ्रू यूएस और उसके यूरोपियन अलाइज ऑयल इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन और मोनोपोल्स के थ्रू अपना दबदबा बनाना चाहते थे। इसके लिए जरूरी था कि कोई भी मिडिल ईस्टर्न स्टेट बहुत पावरफुल ना बन सके। इसे समझने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ब्रिटिश एम्बेसडर के लिए 1944 का आप एक स्टेटमेंट सुनिए। पर्शियन ऑयल इज योर्स, वी शेयर द ऑयल ऑफ इराक एंड कुवैत, एज फॉर सऊदी अरेबियन ऑयल इट्स आवर्स। लेकिन दोस्तों याद रखें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का टाइम एंटी कॉलोनियल नेशनल पॉलिटिक्स का टाइम था और मिडिल ईस्ट कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ भी इंडिया की तरह नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल ग्रुप्स पॉपुलर होते जा रहे थे, जो इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स के लिए बड़ा सरदर्द बन रहे थे। क्लियरली मिडिल ईस्ट में एक पावर वाइड क्रिएट हो रहा था और यूएस ने वाइड को भरने का फैसला कर लिया था। दोस्तों कहानी के पहले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जो है सीरिया। 1946 में सीरिया न्यूली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना, लेकिन 1949 में ही एक मिलिट्री कू हुई जिसमें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को सीआईए की मदद मिली। इस वजह से एक स्टेबल डेमोक्रेसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेल दी गई। पावर में आते ही सीरियन डिक्टेटर जाइम ने उसको बेनिफिट करने वाले बहुत से डिसीजंस लिए। ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन यानी टैप लाइन को अप्रूव कर दिया गया, जो सऊदी ऑयल को मेडिटेरेनियन पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का एक अमेरिकन प्रोजेक्ट था। इसके अलावा सीरिया के डिक्टेटर ने लोकल कम्युनिस्ट पर क्रैकडाउन इनिशिएट कर दिया और अमेरिकन एलाइज इजराइल और टर्की के साथ रिलेशनशिप्स भी बेहतर किए। लेकिन जाइम की रेन शॉर्ट लिव्ड रही। फ्यूचर में सीआईए ने और भी कई कू प्लान किए और अपने पपेट को इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश की। जब मन की बात पूरी हुई तो सीरिया यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स बताया गया। लेकिन 1986 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हाइग ने सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बताया। और 1991 में जब सीरिया ने इराक में यूएस के द्वारा किए गए इन्वेजन को अपोज किया तो यूएस ये सारा कोऑपरेशन भूलकर एक कंप्लीटली एंटी सीरिया पॉलिसी की तरफ बढ़ गया।
दरअसल इराक वॉर के समय सीरिया किसी भी सोवन स्टेट की तरह एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा था, जो यूएसए को अनएक्सेप्टेबल लगने लगा। यहाँ तक कि सीरिया ने 9/11 अटैक्स के बाद यूएस गवर्नमेंट के वॉर ऑन टेरर में अलकायदा के खिलाफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके सहयोग भी दिया था। लेकिन उसके बहुत पहले ही यूएस ने सीरिया को टेररिस्ट स्टेट का दर्जा देके इलेजिटिमाइज कर दिया था। दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती थी। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि सीरिया में उसे फिर से एक पपेट रेजिम स्थापित करनी है। ये मौका अमेरिका को 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान मिला, जब पूरी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में डूबे हुए थे। लेकिन इन प्रोटेस्ट में कुछ प्योरली एंटी स्टेट एलिमेंट भी शामिल थे, जो मौके का फायदा उठाकर सीरिया में एक सुन्नी इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते थे। केवल इस वजह से ही सीरिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की, जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया गया। यूएस ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं इमर्ज ही नहीं हो पाई और आर्म्ड रिबेल ग्रुप्स ने सीरिया में पावर हथिया लिया। जरा सोच कर देखिए कि अगर डेमोक्रेसी लाना ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का नोबेल ऑब्जेक्टिव होता, तो इस रीजन से डिप्रेसिव स्टेट जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर और बहरीन में यूएस ने मिलिट्री ऑपरेशंस क्यों नहीं चलाए। इस बात से आपको हिंट मिल चुका होगा कि यूएस के डेमोक्रेसी फर्स्ट, एंटी टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स के आर्गुमेंट्स कितने खोखले हैं और कितने स्पेसिफिक भी। दोस्तों आपको जान के शायद हैरानी हो कि 1950s में ईरान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी, जहां यूके की तरह एक प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट और शाह एज फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट थे, जिसे डेमोक्रेसी के वर्ल्ड चैंपियन यूएसए ने अपने इंटरेस्ट के लिए मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। और फाइनली आज ईरान एक थियोक्रेसी यानी रिलीजियस स्टेट है। पूरी दुनिया की तरह ईरान में भी नेशनलिस्ट लीडर मोहम्मद मुसादिक 1951 में प्राइम मिनिस्टर बने। नेशनल इंटरेस्ट में मोहम्मद ने ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला लिया, जो अब तक ब्रिटिश ओनरशिप वाली एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की डोमिनेंस में थी। लेकिन शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवी नेशनलाइजेशन के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इस वजह से ईरान पे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। साथ ही ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री के वर्कर्स को इस सिचुएशन में जॉबलेसनेस का डर सता रहा था। सैंक्शंस लगाए गए और ईरान में राइट्स शुरू हो गए। शाह ने मुसादिक से रेजिग्नेशन की मांग की, जिसे मुसादिक ने रिफ्यूज कर दिया। मुसादिक ने कम्युनिस्ट पार्टी को छूट दे रखी थी, जिस वजह से उन्हें ईरान में सोवियत इन्फ्लुएंस का डर सता रहा था। 1952 में सीआईए और ब्रिटेन की MI6 ने मोहम्मद मुसादिक को हटाने का प्लान बना लिया था। ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन अजाक्स। इसके लिए सीआईए ने $1 मिलियन का बजट भी तैयार किया। अगस्त 22, 1953 को मुसादिक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और प्रो यूएस शाह को पावर में लाया गया। कू से पहले ईरान की नेशनलिस्ट PSU एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी AIOC का ईरान के ऑयल पर कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद 1954 में इस कंपनी का नाम बदल के ब्रिटिश पेट्रोलियम कर दिया गया, जिसके पास 40% ऑयल रिसोर्सेज थे। बाकी 40% यूएस ऑयल कंपनीज को दे दिया गया और कुछ हिस्सा डच और फ्रेंच कंपनीज को। काफी समय तक ईरान यूएस का क्लोजेस्ट एलाई बना रहा और यूएस ने शाह की ब्रूटल सीक्रेट पुलिस को फंड भी किया। यहाँ तक कि यूएस, जो आज ईरान की डीन्यूक्लियराइजेशन का सबसे बड़ा एडवोकेट है, उसने ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1957 में न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल देकर और 1967 में वेपन्स ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम देकर शुरू करवाया था। लेकिन 1979 में अचानक हुई रिवॉल्यूशन ने सारा खेल पलट दिया। प्रो यूएस शाह को रिप्लेस करके पब्लिक सपोर्ट के साथ एंटी अमेरिकन सुप्रीम रिलीजियस लीडर अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी पावर में आ गए। इसके बाद से ईरान और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए गए और स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान की इंटरमीडिएशन के थ्रू आज यूएस और ईरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब तक दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यूएसए अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन इजिप्ट में ही सुएज कैनाल क्राइसिस इन सारी हदों को पार करने वाला इवेंट था। यहाँ यूएस ने अपने पुराने एलाई ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद ब्रिटेन ने हमेशा के लिए सुपर पावर टाक खो दिया और यूएसए मिडिल ईस्ट में अकेला सुपर पावर बचा। दरअसल सुएज कैनाल इजिप्ट का एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, जो मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशंस को लिंक करता है और यूरोप और यूएसए तक मिडिल ईस्टर्न ऑयल पहुंचाने के लिए काफी क्रूशियल है। 1950s में इजिप्ट के लीडर अब्दुल नसीर थे। ये तो उन्होंने 1954 में यूएस मिलिट्री एड एक्सेप्ट की, लेकिन इस एड के बदले इजिप्शियन बिजनेसेस और पॉलिटिक्स में कॉलोनियलिज्म की लाइंस पर किए जाने वाले यूएस इंटरफेरेंस से इजिप्ट तंग आ चुका था। 1954 में नसीर ने यूएसएसआर के साथ आर्म्स डील साइन की, जो यूएस के लिए खतरे की घंटी बजने के लिए काफी था। आग में घी का काम किया नसीर द्वारा 26 जुलाई 1956 को सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने ने। इसके पहले सुएज कैनाल को सुएज कैनाल कंपनी नाम की एक फॉरेन ओन्ड फर्म एडमिनिस्टर करती थी, जिसमें प्राइमरली ब्रिटिश और फ्रेंच शेयर होल्डिंग रखते थे। 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने इजिप्ट को इन्वेड किया और पीछे पीछे साथ आए यूके और फ्रांस। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, सुएज कैनाल का कंट्रोल वेस्टर्न पावर्स के लिए रिगेन करना और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर को डिथ्रोन करना। लेकिन यहाँ एंट्री होती है यूएस की। यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, जिस वजह से इन्वेडर्स को वापस मुड़ना पड़ा। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का ऐसा ह्यूमिलिएशन ग्लोबल लेवल पर पहले कभी नहीं हुआ था।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूएस अपने वेस्टर्न अलाइज के अगेंस्ट जा सकता है और आखिरकार यूके और फ्रांस को अपने हाथ वापस खींचने पड़े। तो आपको याद होगा कि पुराना यूएस एलाई ईरान 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ईरान से जुड़ा उसका वेस्टर्न नेबर है इराक। 1980 में सद्दाम हुसैन रूल्ड इराक ने आयतुल्ला खमीनी रूल्ड ईरान को इन्वेड किया। इस इन्वेजन में इराक को यूएस से मॉनिटरी असिस्टेंस, आर्मामेंट्स, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी और ईरान के ऊपर सैंक्शंस के थ्रू पूरा कोऑपरेशन मिला। बावजूद इसके कि यूनाइटेड स्टेट्स को पता था कि इराक के पास केमिकल वेपन्स मौजूद हैं जिसे वो लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। याद रहे, सीरिया का इन्वेजन यूएस ने केमिकल वेपन्स के प्रेजेंस का हवाला देकर ही किया था। ये मूव क्लियरली 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल का वायलेशन थी। लेकिन शेमलेसनेस की हद तब पार हो गई जब 1980 में यूएस ने इजराइल को परमिशन दी कि अमेरिकन वेपन्स ईरान को बेचे जा सकें। दोनों तरफ यूएसए के प्योर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे। लेकिन 1991 के गल्फ वॉर में कुछ और ही हुआ। जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया तो 35 कंट्रीज की कोalition बनाई गई, जिसकी 73% फोर्सेस के साथ नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था। दरअसल इराक कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का एलाई रहा था। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 के थ्रू इराक के कुवैत इन्वेजन को कंडेम किया। इराकी फोर्सेस का अनकंडीशनली विड्रॉल डिमांड किया। खैर 28 फरवरी 1991 को वॉर इराक के विड्रॉल के साथ एंड हुआ। लेकिन 2003 में यूएस ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लीडरशिप में टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और डिक्टेटरशिप का हवाला देकर इराक का फिर से इन्वेजन किया। इस बार ऑब्जेक्टिव क्लियरली सद्दाम हुसैन को टॉपल कर 9/11 अटैक्स के लिए बलि का बकरा ढूंढना और ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल जमाना था। तो हमने यूएस का बहुत से इस्लामिक नेशंस के साथ इंटरेस्ट डिस्कस किया, लेकिन सबसे चर्चित केस तो अफगानिस्तान है। कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन 1978 की सौर रिवॉल्यूशन में रखी जा चुकी थी, जब एक कू के जरिए अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर हासिल कर ली। इसके बाद कुछ रेडिकल मॉडर्नाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए जो ट्रेडिशनल रूरल पॉपुलेशन को पसंद नहीं आए। साथ ही नई गवर्नमेंट ने ऑपरेशन को सप्रेस किया और बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट भी कर दिया। इस वजह से एंटी गवर्नमेंट आर्म्ड ग्रुप्स खड़े हो गए। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के प्रो यूएसएसआर जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद तराकी को उनके सेकंड इन कमांड हाफिजुल्ला अमीन द्वारा असैसिनेट कर दिया गया, जो कि प्रो यूएसए थे। कंट्रोल खोने के डर से 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने काबुल को इन्वेड करके एक कू स्टेज किया। इसमें अमीन को मार दिया गया और सोवियत लॉयलिस्ट बबरा करमाल को इंस्टॉल कर दिया गया। इस इन्वेजन के अगेंस्ट यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके अगेंस्ट सिर्फ 18 कंट्रीज ने वोट किया। इंडिया यूएसएसआर के फेवर में वोट करने वाले 18 मेंबर्स में से एक था। यूएसएसआर का मुकाबला करने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए गए। फाइनेंशियल एड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और अरब मोनार्कीज ने दिए, जबकि मिलिट्री ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आईएसआई और मिलिट्री को दी गई। ये यूएस और पाकिस्तान के लव अफेयर का एक और कारण बना। स्टिफ रेजिस्टेंस के बाद गोर्बाचेव के अंडर 1987 में सोवियत यूनियन ने अपना विड्रॉल अनाउंस किया। 15 मई 1988 से 15 फरवरी 1989 तक ये प्रोसेस चला और गवर्नमेंट फोर्सेस को इंसर्जेंट से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। यूएसएसआर का इस वॉर में फेलियर उसके डिसइंटीग्रेशन की बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन जिहादी मुजाहिदीन, जिन्हें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में ट्रेनिंग के साथ वर्ल्ड क्लास वेपन्स प्रोवाइड किए गए थे, यही नहीं रुके। बहुत से फॉरेन वॉलंटियर्स जो जिहाद में शामिल होने आए थे, इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन, आगे जाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अल्जीरिया, इजिप्ट, बोस्निया और चेचन्या में वायलेंट टेररिज्म को अंजाम देने लगे। याद करें कि कश्मीर में मिलिट्री का सबसे वायलेंट फेज लेट 1980s में ही देखने को मिला था, जब कश्मीरी पंडित्स का अनफॉर्चुनेट जेनोसाइड और माइग्रेशन भी हुआ। दुनिया भर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग 9/11 इसी यूएस जनरेटेड प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है। ऐसा कहा गया है कि ये केओस अवॉइड किया जा सकता था अगर बुश एडमिनिस्ट्रेशन सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में एक स्टेबल कोalition गवर्नमेंट का समर्थन करती। ऐसे केस में तब से लेकर आज तक तालिबान, अलकायदा और आईएसआईएस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का इंपैक्ट सारी दुनिया झेलने से बच जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस द्वारा सपोर्टेड ये रेडिकलाइज्ड मुजाहिदीन फाइटर्स ही आगे चलकर टेररिस्ट बने। इन्हें ब्रीड करने के लिए बस एक फर्टाइल सॉइल की जरूरत थी, जो यूएसए ने अफगानिस्तान और इराक में अपने इन्वेजन के बाद क्रिएट कर दी थी। जैसे यूएस के इस्लामिक नेशंस के साथ रिलेशनशिप की बात करें और सऊदी अरेबिया का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक मोनार्की और इस्लामिक स्टेट वर्सेस एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद सऊदी अरेबिया और यूएसए की रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रिलेशनशिप्स का एग्जांपल है। सऊदी अरेबिया 1930 से ही यूएस का स्ट्रेटेजिक अलाई रहा है। ये स्टेबल रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल दो प्रिंसिपल्स पर टिकी रही है। यूएस का सऊदी की रॉयल फैमिली के लिए अनकंडीशनल मिलिट्री एड और सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस और एट्रोसिटीज को अनदेखा करना। बदले में सऊदी का यूएस के लिए डॉलर में डिनोमिनेटेड लो प्राइस रिलायबल ऑयल सप्लाई अलॉन्ग विद यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट। कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट के खिलाफ दोनों नेशंस हमेशा साथ खड़ी रही। अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन के खिलाफ और कुवैत में ईरान इन्वेजन के खिलाफ भी यूएस और सऊदी अरेबिया का स्टैंड सेम लाइंस पर ही रहा।
1990 और 91 के गल्फ वॉर के दौरान भी यूएस ने सऊदी अरेबिया में ग्राउंड ट्रूप स्टेशन रखे। हालांकि इजराइल के लिए यूएस के सपोर्ट ने यूएस सऊदी रिलेशंस को समय समय पर कॉम्प्लिकेट किया है। यहां तक कि 1973 जब अरब इजरायली वॉर के दौरान यूएस ने इजराइल का समर्थन किया तो सऊदी अरेबिया ने ओपेक कंट्रीज के साथ मिलकर यूएस पर ऑयल एम्बार्गो घोषित कर दिया। लेकिन मिलिट्री एड की मदद से 1974 में दोनों कंट्रीज ने नॉर्मल रिलेशंस रिज्यूम कर लिए। अर्ली 2000 में यूएस में शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण यूएसए सऊदी ऑयल रिसोर्सेज पर कम डिपेंडेंट हो गया। साथ ही पोस्ट 9/11 अटैक्स दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और स्ट्रेन से गुजरे, क्योंकि यूएस के अनुसार सऊदी अरेबिया सुन्नी एक्सट्रीमिज्म और वहाबिज्म का बड़ा सेंटर था। उसामा बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया में ही बॉर्न हुआ था, लेकिन मैच्योरिटी दिखाते हुए दोनों नेशंस ने वॉर ऑन टेरर पर कोऑपरेट किया। दरअसल सऊदी अरेबिया खुद कुछ वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ रहा था, जो अन्य मुस्लिम कंट्रीज में रह के सऊदी के लिए खतरा बनती जा रही थी। रिसेंटली 2018 में जमाल कशोगी नाम के डिसेंट जर्नलिस्ट का इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी में कोल्ड ब्लडेड मर्डर होने के बाद यूएसए के लिए अपनी पब्लिक को ह्यूमन राइट वायलेशंस पर जवाब देना मुश्किल हो गया। इस वजह से कुछ समय तक दोनों देशों के रिलेशंस म्यूटेड रहे। लेकिन जब जो बाइडेन की रिसेंट विजिट में सऊदी प्रिंस को फर्स्ट बम के साथ ग्रीट किया गया तो यह क्लियर हो गया कि यूएस के लिए हाई ऑयल प्राइसेस के आगे ह्यूमन राइट्स की कोई खास जगह नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यूएस के इस्लामिक नेशंस के साथ इंटरेस्ट को समझने के थ्रू जियोपॉलिटिक्स की कुछ रियलिटीज को जाना। लेकिन एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूएस का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट किसी रिलीजन पर नहीं बल्कि प्योरली इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ग्रीड पर आधारित था। मिसाल के लिए ज्यूइश स्टेट इजराइल को ही ले लीजिए। यूएस इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन एक्सटेंड करने वाला पहला स्टेट था, जबकि ये सारे अरब इस्लामिक स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ था। जून 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के साथ 6 डे वॉर लड़ा, जिसमें इजराइल ने पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक, सीरिया के गोलान हाइट्स और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला तक कैप्चर कर लिया था। यूएस ने इजराइल को वेपन्स और फाइनेंसेस के थ्रू इस्लामिक नेशंस के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया। समझने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमीज नहीं होते। सारे डिसीजंस उस समय के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की नजर से लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।